नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर की जो सीरीज लेकर आए थे उसमें काफी कुछ हद तक जो है बायोलॉजी में सेल चैप्टर क्लियर करवा दिए थे। बाकी सब जितना था पार्ट ऊर्जा सब क्लियर करवा दिए थे। आज दोस्तों जो है उसमें लिखाना है, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं सबका, फिर उसके बाद आगे चलकर लिखाते हैं। जितना पार्ट ऊर्जा है, जितना माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, सबको लिखाते हैं और आप लोगों की नोट्स बनवाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्लियर किए थे पॉइंट नंबर 1 कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, कोशिका का अध्ययन जो होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों, सेकेंड पॉइंट में बताए थे कि मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो दोस्तों, मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। याद करने का तरीका भी बताए थे। मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज दोस्तों सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर तीसरा पॉइंट दोस्तों बताए थे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। तीसरा पॉइंट था दोस्तों सर्वप्रथम जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज दोस्तों एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। दोस्तों, इसके बाद सवाल यह आता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका और ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, तो दोस्तों पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्यों इतनी बड़ी होती है। तो दोस्तों, ये जो अंडा होता है, मुर्गी का अंडा हो, चाहे बतख का अंडा हो, किसी भी चिड़िया का अंडा हो या किसी भी रेप्टाइल का अंडा हो, तो ये जो दोस्तों अंडा होता है, इस अंडे के अंदर जो होता है एक प्रकार की कोशिका ही होती है। तो दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है काफी बड़ा होता है। इसी वजह से पूरे विश्व में अगर बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। पूरे विश्व में दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसका नाम दोस्तों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव होता है, वही है माइकोप्लाज्मा। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका, पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका
प्लाज्मा की होती है। पूरे विश्व में दोस्तों सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। दोस्तों इसके बाद अब ये सवाल उठता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों अगर मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल का अंडाणु होता है, फीमेल का ओवम होता है, यानी स्त्री का अंडाणु होता है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6 है मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका स्त्री का अंडाणु होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों स्त्री का अंडाणु होता है। और अगर अब दोस्तों ये बात की जाए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो दोस्तों मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल का स्पर्म होता है, यानी मेल का यानी पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका पुरुष का शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु। दोस्तों मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो पुरुष का शुक्राणु होता है। दोस्तों बोर्ड भर गया है, हम 1 मिनट के लिए कैमरा के सामने से साइड हो रहे हैं। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बढ़िया आराम से विधिवत नोट्स बनाइए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इस डेटा को मिटा रहे हैं। इस डेटा को मिटाने के बाद फिर आगे हम बताने जा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, गोल्गी बॉडी का कार्य क्या होता है, सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, बताएंगे प्लस लिखवाएंगे। एक बार दोस्तों रिवीजन करवा देते हैं। जंतु कोशिका जो होती है उसका आकार गोल होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। गोल्गी बॉडी पाया जाता है जो ऊर्जा का परिवहन करता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है दोस्तों जो अपने समान नई कोशिकाएं बनाता है। फिर इसके बाद यानी कोशिका विभाजन करता है। फिर इसके बाद दोस्तों लाइसोसोम पाया जाता है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब फिर इसके बाद दोस्तों वैक्यूल्स यानी रसधानी पाई जाती है जो कि पानी को संचित करके रखती है। फिर इसके बाद दोस्तों ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों जो होता है ये कोशिका में कंकाल का कार्य करता है। इसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर प्लास्टिड पाया जाता है जो कि पादप कोशिका में पाया जाएगा। और फिर इसके बाद दोस्तों राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका का। सेंटर पॉइंट में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। इतना सब कुछ बता दिए थे, आज लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 1 पे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह कहलाता है क्योंकि यह कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दोस्तों हो जाएगा यह
कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहलाता है, या पावर हाउस कहलाता है। यह कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहलाता है। सेकंड पॉइंट दोस्तों इसमें होगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है, अतः यह ऑक्सी श्वसन करता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है। दोस्तों अगर हमसे वर्तनी में गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हम साइंस पढ़ा रहे हैं, हिंदी की वर्तनी नहीं पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है, जिसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, जिसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। दोस्तों यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है, इसी वजह से इस क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट इसका है, आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक इसको मिटा देते हैं, आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें जो होती हैं दोस्तों उनको क्या कहा जाता है, उनको क्रिस्टी कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सी श्वसन होता है, और ऑक्सी श्वसन होने पर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज बराबर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी बनते हैं, जिसके फलस्वरूप एटीपी बनते हैं। और एटीपी से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 1 2 3 4 5 लगभग ये 4-5 पॉइंट दोस्तों लिखा दिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इतना ही है ना, पर इससे ऊपर क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेकंड हेडिंग है हमारी गोल्जी बॉडी। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एक पॉइंट और लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कैमिलो गाल्जी ने की। सॉरी दोस्तों, कैमिलो गाल्जी नहीं, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। अब दोस्तों इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी सेकेंड पॉइंट हो जाएगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी दोस्तों, गोल्जी बॉडी जो होता है ये ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो दोस्तों गोल्जी बॉडी में लिखते हैं इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। सेकेंड पॉइंट दोस्तों इसमें हो जाएगा यह ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। इसका कार्य करता है ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। दोस्तों यह जो है ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। दोस्तों बोर्ड काफी भर गया है, हम 1 मिनट के लिए बोर्ड के सामने से हट रहे हैं। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बढ़िया से जूम करके बाद में आराम से नोट्स बनाते रहिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। दोस्तों इसके बाद थर्ड पॉइंट होगा हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम दोस्तों बताए थे, सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। सेंट्रोसोम यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। दोस्तों सेंट्रोसोम जो होता है यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। थोड़ा 1 मिनट की देरी होगी, थोड़ा मार्कर में इंक कम पड़ गई है, इंक डाल लेते हैं, फिर इसके बाद अगला स्टेप दिखाते हैं। दोस्तों इसके बाद
हमारा चौथा पॉइंट जो होगा वो होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम दोस्तों जो होता है ये क्या करता है कि इसके अंदर दोस्तों जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम जो होता है ये एक प्रकार से एसिड का कार्य करता है। कोई भी कोशिकांग अगर वर्क नहीं करता है तो लाइसोसोम थोड़ा सा जल अपघटक एंजाइम उसके ऊपर छिड़क देता है और वो जो है नष्ट हो जाता है। लाइसोसोम में दोस्तों दोस्तों फर्स्ट पॉइंट होगा इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यदि कोई भी कोशिकांग कार्य नहीं करता है, यदि कोई भी कोशिकांग कार्य नहीं करता है तो यह उसे नष्ट कर देता है। तो यह उसे नष्ट कर देता है। तो यह उसे नष्ट कर देता है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि खुद को फाड़ लेता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसी वजह से इसे कोशिका का एटम बम या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे कोशिका का एटम बम या आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं। दोस्तों इसे कोशिका का एटम बम या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में दोस्तों इसे कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉइंट नंबर 5 होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका कार्य क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को पचकने से बचाता है। कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है। काय का कार्य करता है? कंकाल का कार्य करता है। यह फर्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें हो जाएगा। यह कोशिका को पचकने से बचाता है। यह कोशिका को पचकने से बचाता है। अतः इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। अतः इसे दोस्तों कोशिका का कंकाल कहा जाता है। दोस्तों इसके दो भाग होते हैं, स्मूथ पार्ट होता है और एक रफ पार्ट होता है। यानी एक चिकना पार्ट होता है, खुरदुरा पार्ट होता है। चिकना पार्ट जो होता है वो वसा का निर्माण करता है दोस्तों, और जो खुरदुरा पार्ट होता है उसमें राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों बोर्ड भर गया है। हम 1 मिनट के लिए कैमरा के सामने से साइड हो रहे हैं। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए।
दोस्तों उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम ये डेटा मिटा रहे हैं, फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा इंक कम पड़ रही है, बार बार इंक डाल लेते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से दिखाई दे। तो हम लिखें एकदम चटकार चटकार। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चल रहे थे, इसमें कुछ पॉइंट बचे थे, वही बताना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट था, इसके दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। फर्स्ट दोस्तों होता है चिकना भाग। चिकना भाग दोस्तों, जो चिकना भाग होता है ये क्या करता है, ये वसा का निर्माण करता है। यह वसा का निर्माण करता है। दोस्तों यह वसा का निर्माण करता है। और इसका सेकंड पार्ट जो होता है ये खुरदुरा भाग होता है। खुरदुरा भाग दोस्तों, खुरदुरा भाग जो होगा ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों जो खुरदुरा भाग होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों इसके बाद अगला कोशिकांग जो आता है वो होता है वैक्यूल्स या रसधानी। वैक्यूल्स या रसधानी। रसधानी अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स या रसधानी का कार्य दोस्तों क्या होता है, यह कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर जल को संग्रहित करने का कार्य करती है। दोस्तों यह कोशिका के अंदर जल को संग्रहित करने का कार्य करती है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला कोशिकांग होगा वो होगा दोस्तों प्लास्टिड। दोस्तों प्लास्टिड जो होता है ये एक प्रकार से भोजन बनाने का कार्य करता है। प्लास्टिड दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का प्लास्टिड होता है। जिसमें पहला प्रकार दोस्तों होता है प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रकार दोस्तों होता है इसका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट।
और दोस्तों इसका थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड के दोस्तों कितने भाग होते हैं? फर्स्ट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, सेकंड होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों वीडियो काफी लंबा जा रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी कितना लंबा चौड़ा वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों लंबा लंबा वीडियो बनाना ही पड़ेगा, तभी सिलेबस कवर होगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉमेडी का वीडियो तो है नहीं कि 4-5 मिनट का वीडियो बना दिए और उसके बाद चले गए आराम से बढ़िया से, अब व्यूज हो गई, सब्सक्राइबर बहुत सारे हो गए, पैसा आने लगा। तो दोस्तों जोकर नहीं बनना, हम लोग टीचर। तो दोस्तों तैयारी करने में क्या होगा कि आप लोगों का वीडियो जो है वो लंबा जाएगा। अपनी वाणी को दोस्तों हम यहीं पर विराम देते हैं। प्लीज आप लोग जो है प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। जितना डेटा आप लोगों को दिया जा रहा है उतना आर्मी अग्निवीर के लिए एनफ है। हम तो गारंटी लेते हैं कि इसमें रेलवे से भी कोई क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। तो आर्मी अग्निवीर क्या है दोस्तों? अगर किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा डीप में साइंस पूछी जाती है तो वो होता है आपका रेलवे। रेलवे से ज्यादा डीप में साइंस कोई भी एग्जाम हो उसमें नहीं पूछी जाती है। कोई भी यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, जितना ज्यादा रेलवे में अंदर घुस के साइंस पूछी जाती है उतना ज्यादा डीप से साइंस कहीं नहीं पूछी जाती है। और रेलवे के लेवल का आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों आर्मी अग्निवीर तो एकदम चुटकी बजा के निकाल देंगे।